हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पुलिस का फोर्थ मॉक टेस्ट, जिसका पैटर्न सेम रहेगा पिछले मॉक टेस्ट की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देख लीजिए आपकी कितनी तैयारी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विटामिन B12 का क्या नाम है। विटामिन B12 जिसे हम कोबाल अमाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसको साइनो कोबाल अमाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। CaSO4 डॉट हाफ H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था, और जो जिप्सम है उसमें यहाँ पे हाफ के जगह 2 लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो ग्रेविटी वेट होता है, वेट उसका फॉर्मूला होता है m/g, ठीक है। वेट जिसे हम हिंदी में भार कहते हैं, और m आपके पास मास, और g आपके पास हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आपको पता होगा कि अर्थ पर ग्रेविटी ज़्यादा है और चंद्रमा पर कम है। तो अगर हम किसी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके भार में कमी आएगी। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। उसकी मात्रा में कमी नहीं आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एनीमिया रोग होने से शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने बताया था विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उस एनीमिया रोग होने पर आपके जो बेसिकली आपको क्या होता है, उसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको थकान वगैरह होती है, चक्कर वगैरह आने लगते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, आपको बताना है कि सबसे सक्रिय धातु कौन सी है इनमें से। तो इनमें से जो सबसे सक्रिय धातु वो ऑप्शन ए हो जाएगी, पोटाशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो आपका जो ट्रांसफर है बेसिकली वो आपका फैराडे लॉ पर काम करता है। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो बेसिकली कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। तो सिलिका यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि A/B आपके पास 2/3 है, और B/C आपके पास है 4/5। तो आपको A+B और B+C का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, A/B/C फाइंड करना होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। और B रेशो को लिख सकते हैं ऐसे 4/5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस B को आपने इक्वल करना है, ठीक है। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं 3 से, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4×8 रेशो 4×3=12, ठीक है। 3 को 4 से करेंगे 12 भी आएगा, 3 को 5 से करेंगे आ जाएगा 15। अब ठीक है, A+B कितना हो गया आपके पास, 18+12 20 हो गया। रेशो में B+C कितना हो गया, 12+15 27। तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 20 रेशो सॉरी सॉरी सी 20/27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगाती है, उतनी ही दूरी वापस आने में 5 गुना अधिक समय लगता है, ठीक है। तो धारा की चाल दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए, मीन्स आपको एक्स फाइंड करना है। आपको पता है डाउन स्ट्रीम में हमारे पास स्पीड x+y हो जाएगी। अब आपके पास x+y कितना आ जाएगा, देखिए x+y आ जाएगा 25/5, तो आ गया 5, ठीक है। इसी तरह x-y कितना आ जाएगा आपके पास, 5 गुना अधिक समय हो गया, 5 गुना 5 25, 25/5, तो 1, ठीक है। x-y आ गया 1। अब आपने x निकालना है, तो सिंपली इस इक्वेशन को प्लस कर दीजिए। तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x = 6 आ गया, ठीक है। तो x कितना आ गया, 3। तो a आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें से एक मित्र चला जाता है तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। तो जो चला गया मित्र उसकी आयु बतानी है आपने। सिंपली पहले सम निकाल लीजिए।
5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 200। ठीक है। अब एक मित्र चला गया और औसत आयु होगी 38, फिर उसका सम निकाल लीजिए। 38 गुना 4 कर लीजिए। 38 गुना में 4, 8 चौके 32, 2 3 4 3 12, 12 3 15। ठीक है। अब इनको माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 5 गए 4। ठीक है। तो 48 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 175 मीटर एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अपनी फाइंड करनी है। तो सिंपली आपके पास पहले डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। तो स्पीड आपके पास है 45, 45 को कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 के साथ गुना कर देंगे, गुना में 24 कर दीजिए। 6×18, 6×4 = 24, 3 से 45 15 बार में, तो 15×4 = 60, 60 गुना 5 कितना हो गया 300। ठीक है। टोटल लेंथ आपके पास आ गई 300 मीटर। अब रेलगाड़ी कितनी लंबी है 175 मीटर, तो 175 माइनस कर दीजिए 300 में से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 125। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 125 मीटर। अगला प्रश्न है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत समान हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। सिंपली आप में ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हम ऑप्शन के साथ करके देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 60 है। ठीक है। अब 60 है तो विक्रय मूल्य 96, तो लाभ कितना हुआ 96 से 60 माइनस करेंगे तो 36 लाभ हुआ। ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो आपका लाभ है 36 क्या वो 60% आ रहा है, देख लेते हैं। तो 36/60 गुना में 100 कर दीजिए। यही तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार में, तो 6 गुना 10 60 आ गया। इसका मतलब कि आपके पास ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य 60 रुपये आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कोई राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 7,720 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों में 42 रुपया हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना है। सिंपली आप क्या निकाल लीजिए 4200 में से 3720 माइनस कर दीजिए। ठीक है। 4200 में से 3720 माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 0, 8, 12 में से 15 गए, सॉरी 11 में से 7 गए 4। ठीक है। 480 रुपये आपके पास आ गया है सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए आ गया 480 रुपये। अब 1 साल के लिए कितना आ जाएगा 240 रुपये। ठीक है। अब 3 साल के लिए कितना आ जाएगा 24×3 = 72, तो 720 रुपया आपके पास आ गए सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों के लिए। अब आप 720 को 3720 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास वो रकम आ जाएगी मूलधन। ठीक है। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3000। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम तथा श्याम के आय का अनुपात 5:8 है और उनके खर्चों का अनुपात 1:2 है। प्रत्येक की बचत 1500 रुपये है, तो राम की आय हमने ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इन दोनों का रेशियो जो है 5x और 8x है। ठीक है। अनुपात। तो बचत क्या होती है, जितनी आपकी इनकम होती है उनमें से आप अपना खर्च माइनस करना, वो आपकी हो जाती है बचत। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 5x माइनस, इसको y मान लेते हैं, y कितना दिया हुआ है 1500 रुपया, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही दिया है, ये राम की है ना, राम की बचत 1500 आ गई। इसी तरह हमारे पास शाम की 8x माइनस 2y कितना दिया हुआ है, ये भी हमारे पास है 1500 रुपया। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सिंपली आपने x निकालना है ना, तो y वाले को इक्वल कर दीजिए। तो इसको इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 10x और 2y। ठीक है। 10x 2y और यहाँ बन जाएगा हमारे पास 3000। ठीक है। अब माइनस कर देंगे सिंपली, तो 10 - 8 2x। ठीक है। 2y कैंसिल आउट, 3000 में से 1500 गए, 1500 बच गए। ठीक है। तो 2 से 1500 कट जाएगा 750 बार में। अब हमने राम की आय निकालनी है, तो 750 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो 750 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 750 गुणा में 5, 25, 2, 7×5 = 30, 37, तो 3750 रुपये आपके पास आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 3750 रुपये। अगला प्रश्न है
कुछ व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि 15 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 3 दिन कम लगते। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे? तो मान लेते हैं शुरू में आपके पास x व्यक्ति थे, ठीक है। सिंपली m1 इंटू डी वन इजकल टू m2 इंटू डी टू का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपके पास शुरू में x व्यक्ति थे, ठीक है, तो काम करने में कितने दिन लगे? 15 दिन, ठीक है। इक्वल टू, अब बोला है 15 व्यक्ति अधिक हो जाएंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, x प्लस 15। और 3 दिन कम हो गए, 15 माइनस 3, 12 दिन हो गए। अब ये कितना आ गया? 12x, और 15 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60 से 12 से 18, 180, ठीक है, 180 आ गया। अब 15x माइनस 12x करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x, और इस साइड आ गया आपके पास 180। अब 3 से 180 कट जाएगा 60 बार में, तो x आ गया 60। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे? 60। तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर को हम वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेसी डे था वो आपका 1966 में मनाया गया था, ठीक है। 1966 में फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया गया था। इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि शिक्षा के महत्व को बढ़ावा मिले और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का पता चल सके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मछियाल झील कहाँ पर है? तो मछियाल झील आपकी कांगड़ा में है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली कांगड़ा में 3 मुख्य प्राकृतिक झीलें हैं, जिसमें एक मछियाल है, दूसरी आपकी डल झील है, और तीसरी है करेरी, ठीक है। 3 मुख्य झीलें हैं कांगड़ा की, डल झील, करेरी और मछियाल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक घाटी किसे कहा जाता है? तो बेसिकली जो आपकी सरसा घाटी है उसे ही औद्योगिक घाटी कहा जाता है। इस घाटी में आपके पास परवाणु, बद्दी, नालागढ़ जैसे क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी जो है औद्योगिक कार्य चलता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको औद्योगिक घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्यास नदी किस स्थान पर कुल्लू से मंडी में प्रवेश कर जाती है? तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन बी, बजोरा। बजोरा नामक स्थान पर जो आपकी ब्यास नदी है वो कुल्लू से मंडी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? तो बेसिकली गुलेर राज्य की स्थापना की थी आपके हरिचंद ने। बेसिकली क्या हुआ था, 1405 में 1405 में आपके हरिचंद थे, वो कांगड़ा की गद्दी पर बैठे, ठीक है। कांगड़ा की गद्दी पर बैठे फॉर एक दिन क्या हुआ, वो अखेट खेलने के लिए जंगल में गए, और अखेट खेलते खेलते अचानक से वो एक कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने के बाद जो उनके सैनिक थे उन्हें काफ़ी खोजा, लेकिन उन्हें कहीं पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, ठीक है। तो हर निराश होकर वो वापस लौटे। फिर उसके बाद भी काफ़ी उनको खोजा गया पूरे राज्य में, कहाँ है वो, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया कि कहाँ गए वो, अचानक से कहाँ गायब हो गए। फिर अंत में उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया, और उनकी पत्नियां थी वो भी उनके साथ सती हो गई, ठीक है, और उनका कोई बेटा भी नहीं था। फिर बेसिकली उनके छोटे भाई करमचंद को कांगड़ा की गद्दी पर बिठाया गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि 22 दिन के बाद एक व्यापारी उस जंगल में से गुजरा, और उसे लगी अचानक से प्यास। फिर वो कुएं की तरफ देखा तो उसने देखा कि हरिचंद जो थे वो कुएं में थे, गिरे हुए थे बेहोश हालत में। उन्होंने उनको बाहर निकाला, ठीक है। फिर जब हरिचंद बाहर निकले थे तो वो जीवित थी, ठीक है। तो तब उन्होंने देखा कि उनके राज्य में उनका छोटे भाई ने अधिकार कर लिया और उनको मरा हुआ घोषित कर दिया है। वापस लौटने की बजाय उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने बाणगंगा नामक नदी के किनारे पर एक नए राज्य की स्थापना की, हरिपुर, ठीक है। हरिपुर राज्य की स्थापना की हरिचंद ने। वही राज्य हरिपुर बाद में चलकर गुलेर राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो गुलेर राज्य की स्थापना इस तरह हरिचंद ने की थी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में से लिया गया है? तो जो आपका गायत्री मंत्र है वो आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में से लिया गया है, तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेसिकली जो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वही आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा को बंद करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था, ठीक है, 1928 में। याद रखिएगा, 1928 में सती प्रथा पर बैन लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
राजा राम मोहन राय की सहायता से। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूम जाता है। तो बेसिकली जो बृहस्पति ग्रह है वो 9.9 घंटों में अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है। तो बेसिकली पाक जल संधि जो है वो आपके भारत और श्रीलंका दो देशों को जोड़ती है। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका का जाफना जिला है, इन दो स्थानों को ये जोड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख आपकी 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना आपकी हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी याद रख सकते हैं कि 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक शक्तियां मिली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो भारत में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है। बेसिकली इसके बाद जो लोकसभा है उसका कार्यालय समाप्त कर दिया जाता है और फिर से आम चुनाव किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है। तो कंचनजंगा पर्वत चोटी आपकी नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है। भारत का सिक्किम राज्य, ठीक है, और नेपाल उसके बॉर्डर पर है कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक है ये। अगला प्रश्न है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो बेसिकली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरू की है। तो बेसिकली जो आपकी हरियाणा सरकार है, इन्होंने दिसंबर 2021 में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। तो ऑप्शन ए आपके पास जो राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखारा। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था और रिकॉर्ड ताबड़तोड़ रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के कारण इनको जो है सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान मिला है। ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर डैश 1997। आपको बताना है कि डैश के स्थान पर आपका क्या आएगा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपका आ जाएगा सेंस, क्योंकि जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें तो उसमें सेंस का यूज़ होता है। अगर टाइम पीरियड आपके पास अनिश्चित हो तो उसके लिए फोर का यूज़ होता है। ठीक है। 1997 आपका एक निश्चित टाइम पीरियड है तो सेंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिसिटी इज डैश देन कॉइल। आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो सिंपली इसमें कंपैरिजन की बात की जा रही है तो इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा चीपर। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कॉइल। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड टू फोर्थ सिनोनिम है। आपको बताना है कि जर्मिनेट का सिनोनिम क्या होगा। तो जर्मिनेट बेसिकली होता है ग्रोइंग के लिए। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होता है स्प्राउट। ठीक है, टू ग्रो आउट मीन्स, ठीक है, जैसे अंकुरित वगैरह होना। नेक्स्ट है कि साइनोप्सिस का सिनोनिम क्या होगा। तो साइनोप्सिस बेसिकली आपका समरी से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, उसे क्या कहा जाता है। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं स्टोइक। तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्टोइक। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका क्या मतलब है। टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि टू ग्रैप्स द हिडन मीनिंग, मतलब कि ऑप्शन डी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। टू ग्रैप्स द हिडन मीनिंग मतलब कि छुपा हुआ कोई, जैसे बोलते हैं ना कि इस बात कुछ और हो रही है लेकिन उसका अर्थ कुछ और है, इस तरह से आप समझ सकते हैं टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, जैसे कोड वर्ड होता है। ठीक है। अगला है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपके पास राइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आपके पास सिंपल के स्पेलिंग होते हैं SIMPLE, तो ये गलत हो गया। बैनर के स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं, पैटर्न के भी गलत लिखे हैं, पैटर्न के होते हैं PATTERN। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मॉडर्न कैसे है तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट वी फेल टू डैश एनी न्यू फैक्ट्स फ्रॉम हिम। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एलिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज एन अपहिल टास्क बट यू विल हैव टू डू इट।
मीन्स आपको बताना है इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब आप इन ऑप्शंस को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क बट यू हैव टू डू इट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन है द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉश द क्लॉथ। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, ए बी सी डी आपके पास दिए हुए हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर पे टिक करना है। अगर एरर है तो बतानी है किस पार्ट में एरर है। तो इसमें आपके पास एरर हो जाएगी ए पार्ट में। द न्यूअर नहीं होता है, द न्यू टाइप आएगा, या न्यू टाइप आएगा या फिर आएगा द लेटेस्ट टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 से 12 तक आपके पास एंटोनिम्स हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट एंटोनिम्स है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है कि ऐसी बात करना जिससे दूसरे बंदे को गुस्सा है। ठीक है, मतलब कि उत्तेजित कर देना उसको। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा पैसिफिकेशन, मतलब कि शांत कर देना। पीस तो शांति होती है ना, लेकिन यहाँ राइट आंसर पैसिफिकेशन हो जाना है, ताकि उसको शांत करना। ठीक है, अगला प्रश्न है जीनित। आपको बताना है इसका एंटोनिम क्या होगा। तो जीनित होता है एट टॉप, मतलब कि ऊपर। इसका उल्टा होता है नादिर, एट लोएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या है, आपके पास दिया हुआ है कि सेंटेंस वन दिया हुआ है मिस्टर परशुराम सॉरी मिस परशुराम स्टार्टेड ए पेट्रोल पंप इन मद्रास। उसके बाद आपके पास पी के द्वारा चार सेंटेंस दिए हैं, आपको इनको रीअरेंज करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में इनको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या सीक्वेंस रहेगा, मिस परशुराम स्टार्टेड ए पेट्रोल पंप एट मद्रास। देन उसके बाद कौन सा आ जाएगा, शी, हाँ क्या हुआ आ जाएगा, शी एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर फॉर वुमेन स्टाफ। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, द रिस्पॉन्स वाज गुड, ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा पी, ए टोटल ऑफ 12 गर्ल्स नाउ वर्क एट द पंप, दे ऑपरेट इन टू शिफ्ट। ठीक है, तो क्यू एस पी आर, ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द पेयर विच हैव सेम रिलेशनशिप लाइक डाइवा टू पेरा। जैसे डाइवा आपकी सिंगर होती है, फीमेल बैक सिंगर, और पेरा में। ठीक है, ऐसे आपको रिलेशन बतानी है इन चारों में से कौन मैच कर रहा है इससे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थेस्पियन। थेस्पियन वो होता है जो लीड रोल में प्ले में एक्ट करता है। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सा हिम रेस्टिंग डैश द शेड ऑफ ट्री। तो अब तब आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई सा हिम रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वेदर देयर इज एन ग्रामेटिकल एरर इन द। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं। ठीक है, तो डे इन एंड डे आउट ही कीप टेलिंग हिज फ्रेंड्स दैट ही वांट्स टू गो अब्रॉड। आपको बताना है कि किस पार्ट में इसमें एरर है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ आना चाहिए था ही कीप्स टेलिंग, आना था, क्या आना था, ही कीप्स टेलिंग। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1998 में कौन सा दिन होगा। तो सिंपल है, अगर आपके पास अब जुलाई है, फरवरी बीत गया है, तो आपको लीप ईयर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 96 के बाद 97 तो +1, 97 भी लीप ईयर नहीं है तो 97 +1 98 हो गया। तो +2 कर देना आपने, बुधवार वीरवार शुक्रवार, तो डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, तो शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पुस्तक ले जाने के लिए हम बैग का प्रयोग करते हैं, बैग को शब्दकोश कहा गया है, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं है। ठीक है, इसी तरह अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं और अंत में 22वीं है। दोनों पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पंक्ति की निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा टोटल कैसे निकालते हैं हम, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 + 19 -1 कितना हो जाएगा, 12 + 19 -1 18 हो गया। ठीक है, ये 8 तो 10, ये आपके पास हो गया 30। इस तरह सेकंड लाइन का निकाल लेते हैं, 13 + 20 कितना हो गया जी, 33। अब टोटल कितना होगा, 30 + 33 63। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ए की माँ बी की बहन है, तो साथ साथ बना लेते हैं। ए की माँ, इस पर नेगेटिव आ गया, बी की बहन है, ओके बी की बहन है, सी की बेटी है, सी की बेटी है, ठीक है सी की बेटी आ गई, डी बेटी है बी की, ओके
बी बेटी है बी की, और बहन है ई की, और बहन है ई की। ओके, ई की बहन है डी। तो सी का ई के साथ क्या संबंध है? अब सी का ई के साथ क्या संबंध हुआ? तो सी या तो नाना होगा या नानी। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ओके, साथ साथ बना लेते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चली, फिर वह 2 बार बाएं घूमी, दोनों बार 15-15 मीटर चली। तो 15 मीटर इधर को, फिर से बाएं घूमी, 15 मीटर इधर को। अब बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 15 मीटर दूर है और पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे थे। तो रमन के सामने बैठा है अर्जुन। बातचीत, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, रमन की परछाई बाईं ओर पड़ रही है, मीन्स इस साइड उसकी परछाई पड़ रही है। ठीक है, अब आपको पता है सूर्यास्त के समय जो सूरज है पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, और परछाई पूरब में पड़ती है। तो इस साइड आपके पास आ गई वेस्ट, इस साइड आपके पास आ गई ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस साइड कौन सी आ जाएगी? नॉर्थ, और इस साइड आ जाएगी साउथ। ठीक है, अब पूछा है कि अर्जुन किस दिशा में मुख करके बैठा है। तो अर्जुन का मुख इस दिशा में है, तो नॉर्थ की ओर। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि सर को पी एस पी आई पी आर लिखा जाता है तो मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? सिंपल है, एस के आगे पी, आई के आगे पी, आर के आगे पी लिखा है तो इसी प्रकार एम के आगे पी, एम के आगे पी, एन के आगे पी। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि जी ई सी ए को 8642 लिखा जाता है तो एच एफ बी डी को क्या लिखा जाएगा? तो सिंपल है, जी आपका 7वें स्थान पे आता है, +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ई में +1 करेंगे 6 हो जाएगा, इस तरह सी में 4 और 2। ठीक है, अब एच आता 8 पे, 1 + 1 करेंगे तो 9। ठीक है, एफ आता 6 पे, +1 करेंगे 7, और इसी तरह 3 और 5। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार पुस्तक का रिलेशन कागज से है इसी प्रकार रोटी का संबंध किससे होता है? सिंपल है, जिस प्रकार पुस्तक जो है वो कागजों से बनती है तो रोटी आटे से बनती है। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। 10 से लेकर 14 तक आपके पास निर्देश दिया गया है। उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपने इस जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। इस जानकारी को ध्यान से पढ़ने पर आपके पास कुछ पैटर्न बनेगा। क्या दिया है कि ए बी सी डी ई एफ 4 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, जो केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, वृत्त में बैठे हैं तो इस प्रकार का कुछ आपके पास डायग्राम बनेगी, और आपके पास ये जानकारी दी है। इस जानकारी को आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आपके पास एक पैटर्न बनेगा जो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न तो आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 10th क्वेश्चन है कि जी के संबंध में ए का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो जी के संबंध में ए का स्थान हुआ बाएं को दूसरा। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी के संबंध में ई का स्थान कौन सा है? तो बी के संबंध में जो ई का स्थान है वो है बी बाएं को तीसरा। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा सत्य नहीं है। बी ए की पत्नी है, सही है। जी एच की पत्नी है, ये भी सही है। सी डी का पति है, ये भी सही है। ई एफ का पति है, ये गलत है क्योंकि ई एफ की पत्नी है। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर कौन है? तो एफ डॉक्टर है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वकील की पत्नी कौन है? तो वकील की पत्नी बी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सही सेट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट हो। तो आपने आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न से सही बैठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि डमास में डिवाइड होती है। ठीक है, तब अगर आप ऑप्शन ए देखें, ठीक है, तो 10 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो आपने ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो फ्रैक्शन में ना जाए डिवाइड करके। जैसे अगर आप ऑप्शन सी पिक करेंगे, 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ रहा है। अब बचा प्लस में 10 और माइनस में 2। तो 21 + 10 - 2 कितना आ गया? 29। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि क्यू का अर्थ जोड़ना है, जे का गुणा, टी का घटाना और के का भाग है तो इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपली पहले लिख लेते हैं, 30 के का अर्थ है भाग देना, भाग में 2। ठीक है, क्यू का अर्थ है जोड़ना तो +3, जे का अर्थ है गुणा तो गुणा में 6, और
टी का अर्थ है घटाना, तो -5। तो 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15, 15 प्लस 6 × 18 और -5 बचे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो सिंपल है, ये आपका सरल वाक्य है, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आपको अल्पप्राण वर्ण बताना है। तो आपको पता होगा जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर होते हैं वो आपके अल्पप्राण होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट क और गो आपके पास अल्पप्राण हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आपको बताना है कि उज्जवल, उज्जवल के स्थान पर आपको राइट जो बर्तनी है वो लिखनी है। तो उज्जवल के सही स्पेलिंग आपके पास ये हो जाएंगे, ई ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिभ्याप समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है। ठीक है। यथाशक्ति जो अभिभ्यास समास की उदाहरण है, तो वह आपको बताना है इसका सही विग्रह क्या होगा। तो यथाशक्ति होता है शक्ति के अनुसार, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सचरित्र किस मूल शब्द से बना है। आपको बताना है मूल शब्द क्या है सचरित्र में, तो उसमें चरित्र मूल शब्द है, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और जोग रूढ़। ठीक है, जोग रूढ़ 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। तो पर बैठे हैं, तो पर आपके पास अधिकरण होता है, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दंत होता है, दशन होता है, रदन भी होता है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द बताना जो नहीं है, तो पर्वत होता है, भूधर होता है और नग भी होता है। नभ नहीं होता, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मृदुल का विलोम शब्द क्या है। मृदुल आपका होता है कठोर, सॉरी सॉफ्ट। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा कठोर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहेंगे। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे कहते हैं हम काटे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है। अंडे का शहजादा आपके पास बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो बेसिकली इसका अर्थ हो जाता है अनु अनुभवहीन व्यक्ति, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वाक्य के अशुद्ध भाग भाग का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से किसमें एरर दी हुई है। तो सिंपली ए में एरर है, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर सुलभ के स्थान पर आना आना था दुर्लभ। ठीक है,